नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम मनोविज्ञान स्पेशल जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 9 करेंगे। इसमें आज हम 40 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय है और ये 1500 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट के रूप में आपको ये सीडीपी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? वह है हमारा मार्गान्तीकरण। मतलब मूल प्रवृत्ति क्या होती है? आदत। तो हम अपने आदत में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं? उसको मतलब आदत बदल कर, या कोई हमें मार्ग दिखाए, तो इसीलिए लिखा है मार्गान्तीकरण के द्वारा हम मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। खिलौनों की आयु कहा जाता है। अब बताइए कौन सी आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है? वो है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था की आयु 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? वह कौन सा है जो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? वह हमारा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगर शिक्षक कक्षा में चर्चा के अवसर उपलब्ध कराएगा, किसी भी टॉपिक को लेकर वो डिस्कस करेगा, तो यह शिक्षा की सबसे उचित और सर्वोत्तम विधि मानी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सारे इसके नेगेटिव पॉइंट है, जैसे व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। व्याख्या से तो बच्चों को कम ही समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। बहु परिप्रेक्ष्य में निरुत्साहित हमको उत्साहित करना चाहिए, ना कि किसी को निरुत्साहित करना चाहिए। इसी तरीके से प्रथम स्थान लाने के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं, नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान देनी चाहिए। प्रथम स्थान तो किसी एक का ही आएगा, तो ऐसे हम लोग को बालकों में नेगेटिव पॉइंट नहीं भरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, 3 कथन सत्य हैं और एक नहीं है। किस लिए सत्य नहीं है? बच्चों के अधिगम को सुगम हम किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, तो शिक्षकों के अनुसार कार्य करना नहीं, शिक्षक के अनुसार कार्य करके बच्चे को अधिगम को सुगम नहीं बना सकते। शिक्षक तो कुछ भी कहेगा, लेकिन बच्चों को उस चीज़ तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी यही एक ऑप्शन है जो नहीं है, बाकी है जैसे बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन करना चाहिए। ठीक है, और इस नहीं को अंडरलाइन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम में, वरना क्वेश्चन इसी के चक्कर में कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं किसमें? नवीनता का पता लगाने के लिए। ठीक है, कोई नई चीज़ें अगर घटित होती हैं तो उसको पता लगाने के लिए कि ये कैसे हुआ, ये क्या है? छात्र इसमें स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। किसको छोड़ के? देखिए, बेल स्केल्स को छोड़ के सभी क्या हैं? बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। कौन कौन से? स्टैनफोर्ड बिने का, वेस्लर बिने का और सार्क परीक्षण, ये सब किसके हैं? बुद्धिमत्ता नापने के, और बेल स्केल्स को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? ये बढ़ते हैं कि बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें सही हैं और बाकी सारे पॉइंट गलत हैं। आप इन पॉइंट को पढ़ के ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते पर उन्हें दंडित ना करता हो।
ठीक है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, नहीं महत्वहीन नहीं है, वो हमारे लिए महत्व हैं, ताकि मुझे पता चले बच्चे ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। आगे, बच्चे की गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं, बिल्कुल नहीं। हमको बच्चों की कमियों को बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है, हम अपने में ही सुधार कर सकते हैं। ऐसे नेगेटिव पॉइंट को आप देखते ही काट दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या करती है हमारे लिए? युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। हम अपने बड़ों के साथ जो सीखते हैं उसमें हमारी क्या होती है? हमारी जिज्ञासा उत्पन्न बढ़ाती है क्या? हमारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम डायरेक्ट आंसर करा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय ना खराब हो। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? ये मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम में भी ज़रूर ही आता ही आता है। अगर आपका शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ये एकदम सही है, बाकी कथन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या होती है? बताइए। वो होती है सीखने वाले की अभिप्रेरणा, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा सीखना चाहता है तो उसके अंदर अभिप्रेरणा होना ज़रूरी होता है, यही अधिगम का प्रथम शर्त होता है। आगे, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या होती है? अब दूसरी शर्त होती है सीखने वालों की बहु अनुक्रिया, ठीक है। अगर वो एक बार में नहीं सीख पा रहा है तो उसे बार बार प्रयत्न करना चाहिए, ये अधिगम की द्वितीय शर्त होती है। नेक्स्ट, सीखने वाले की ऑप्शन था। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या होती है? तो तीसरे नंबर की सीखने वालों को पुनर्बलन, ठीक है। जो भी सिखा रहा है उसे बार बार उसे पुनर्बलन, मतलब उसको कहे कि आपसे हो जाएगा, इस तरीके से उसको बार बार पुनर्बलन उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी शर्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त, मतलब चौथी शर्त क्या होती है? सीखने वालों का अभ्यास। अब हमने जो कुछ सीखा है उसे का हमें अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, यह चौथी शर्त होती है। क्वेश्चन नंबर 255। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मार्गर ने। कौन सी परिभाषा? अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। कौन सा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये मार्गर ने दिया है, ठीक है। 255 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। ऐसे ही 1500 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम तक आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसकी है? गेट्स की। क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। किसमें संशोधन? व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह गेट्स की परिभाषा है। नेक्स्ट, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह इंपॉर्टेंट परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो। यह कई परीक्षाओं में आई हुई है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो की यह परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। यह किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफोर्ड। आगे, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। ये कॉल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किसकी है? कौन सी? ध्यान से पढ़िए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए।
अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ठीक है, जो हमारा वातावरण में उसमें जो भी हम सीखते हैं उसी के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किसकी है? पील की। ठीक है, पील ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ये CL हल का है। ठीक है, इनका क्या है? किस सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? किसका? CL हल का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? ये चेतना के अंग हैं। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? भाई आपको पूर्व बाल्यावस्था की आयु बताया था ना, कौन सी होती है? 7 से 12, सॉरी, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है? दल में रहने की अवस्था, ये भी होती है। छोटे छोटे बच्चे अपने ही ग्रुप में खेलते हैं ना, अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, प्रश्न करने की अवस्था भी होती है। लेकिन खेलने की अवस्था, ये क्या होता है? जैसे बाहर खेलने जाते हैं ना, वैसी अवस्थाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे होते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? ठीक है, व्यक्तित्व का, ठीक है, व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। आगे, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता हो, ठीक है, तथा 6 और का के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो, जैसे 6 और का एक जैसे लग रहे हैं ना, तो उसके मध्य अंतर ना कर पाता हो, तो इसको क्या कहेंगे? सीखने में अक्षम। ठीक है, तो वो सीखने में अक्षम है। ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसको समझाने की भी ज़रूरत है, हमने पढ़ा था ना। आगे, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। ठीक है, हम अभ्यास करते करते, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था 16 को 61 लिखता था, तो यह भी हम अभ्यास करके ही सीख सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन क्या है देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? अब ये सिद्धांत दिए हैं, इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? वो हमारा है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य की वजह से घटित होता है। ठीक है, एक मतलब एक दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। विकास अनुभव और परिपक्वों के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों, कौन से विविध रूप हैं? सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं, को शामिल करता है, वह है किसका? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 रत्न बताए थे ना, ठीक है, वही है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत्र सिद्धांत। ये क्या कहता है? जो बुद्धि के सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। ठीक है, बहुबुद्धि होती है ना, तो इन सब को जो शामिल करता है वो स्टर्नबर्ग का त्रिमंत्र सिद्धांत है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अब अभिप्रेरणा के लिए कौन सा सही क्रम है हमारा? ये पहले हमको क्या होती है, किसी चीज़ को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसका हमारे लिए पहले वो आवश्यकता होती है, फिर प्रबल प्रेरणा, इसके बाद उत्तेजना, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, हम लक्ष्य को पाने के लिए हम उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। इसके बाद उपलब्धि, इसके बाद उत्तेजना में कमी। जब हमको वो उपलब्धि मिल जाती है फिर हमारी उत्तेजना में कमी आ जाती है। तो ये हमारा सीक्वेंस है, देख लीजिए फिर से। आवश्यकता, किसी चीज़ को पाने के लिए हमें आवश्यकता होगी, फिर अंदर से हमें प्रेरणा आएगी, फिर उत्तेजना आएगी उस कार्य को करने के लिए, फिर हम अपने लक्ष्य
को पाने के लिए उसी तरीके का व्यवहार करेंगे। इसके बाद जब वो उपलब्धि मिल जाती है, इसके बाद हमें उत्तेजना में फिर वो धीमा पड़ जाता है जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है। तो आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, ये सीक्वेंस ध्यान रखिए। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ठीक है, चाक्षुष क्या होती है? आँख, चक्षु बोलते हैं ना, तो आँख से जो देखा है ना उसको स्मृति का ध्यान नहीं रहता, ये क्या डिसलेक्सिया में होता है। ठीक है, अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई, अगर कहीं भी पढ़ने में कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया है, पढ़ना डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया हमारी लिखने से, डिस्कैल्कुआ हमारी गणित से प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है? परिवार समाज का ही रूप है, ई क्लब भी है और स्वास्थ्य क्लब भी है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? वो सामाजिकरण की निष्क्रिय है, क्योंकि पुस्तकालय में जाकर लोग साइलेंट होकर पढ़ाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये सब मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं एग्जाम में। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। अमूर्त संक्रियात्मक की कौन सी एज होती है? वो हमारी 12 से ऊपर जो, ठीक है, जब हम बच्चा 11 या 12 साल का हो जाता है ना, उसके आगे की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक की होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रदत्त कार्य जो हम उसको होमवर्क देते हैं ना, वही नहीं है। और सारे मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट, क्विज एवं के लिए क्या है? ये रचनात्मक मूल्यांकन है। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य व्यवस्था फेल हुई है, ना कि बच्चा। ठीक है, हमारी व्यवस्था फेल हुई है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये सब को कारण नहीं मानेंगे। हालांकि इम्पॉर्टेंट ज़रूर होता है, लेकिन इन सब को ध्यान में नहीं दे सकते, हम बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो अगर बच्चा फेल होता है तो हमारी व्यवस्था फेल होती है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ये पढ़ चुके हैं ना, सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.H. हल का है। आगे ये अंतिम प्रश्न है हमारा। आज हमने 40 क्वेश्चन पढ़े हैं। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता भी करे। ठीक है, शुरुआत में वो अधिक सहायता करे और सीखने के अंतिम अवस्था में वो कम से कम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ये C.L. हल के, ठीक है, ये C.H. हल ने इस कथन को कहा है कि बच्चा जब शुरुआत में सीखने आता है तो हमें अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए और अधिक पुनर्बलन भी प्रदान करना चाहिए, और जब वो सीख लेता है धीरे धीरे उसकी अंतिम अवस्था आती है तो हमें कम से कम सहायता करनी चाहिए। ये हमारे आज 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यह सीरीज़ 1500 क्वेश्चन की है, इसे आप बार बार रिपीजन ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।